गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज शुरू करते हैं नई यूनिट। नाम है क्षेत्रकलन। अब क्षेत्रकलन यानी किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पीछे की क्लास में यानी पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया वर्ग, आयत, त्रिभुज के साथ साथ वर्त जैसे कई प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, वो हमने उनके फॉर्मूलों की सहायता से ज्ञात किए। लेकिन आज हम अनेक प्रकार के वक्र यानी कोई ग्राफ के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? समाकलन का अनुप्रयोग से। जैसे कोई भी चाहे वो कोई ग्राफ हो, मान लो कि आपके पास आयत है तो आपको आयत का सूत्र आपको याद है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल के बारे में आप अच्छे से जानते हो, यानी ये जो आकृति जितना क्षेत्र घेरती है वो इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अब अपन कोई भी किसी प्रकार का जैसे कोई भी आकृति हो, ऐसे कोई वक्र हो, तो ये जो वक्र बनाया गया इस आकृति से कितना क्षेत्रफल घिरा है। ठीक है, ऐसे अजीबो प्रकार की आकृति जैसे मेरे पास है एक ऐसे आकृति, तो ये कितना क्षेत्रफल घेर रही है, या कुछ ऐसी कोई आकृति ये कितना क्षेत्र घेर रही है ना। तो ऐसे प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे किसके? समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से, है ना। तो अब बात करते हैं, उससे पहले आपको किसी भी वक्र या मतलब जो भी आपको वक्र दिया है उसको ग्राफ यानी आलेखित करना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ भी आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब उन वक्रों का हम ग्राफ की सहायता से क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करते हैं उस चलो देखते हैं इस क्लास में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखो वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी कोई भी ग्राफ आपने बना लिया, उसके अंतर्गत वो जो क्षेत्रफल आता है उसको ज्ञात करना। मैंने एक ग्राफ बनाया है ए से बी। अब आपको ग्राफ के लिए एक्सिस चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, तो एक्सिस कौन कौन सी? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं ए से बी कोई वक्र है, उस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब आपको वो देखना कि इसने ये क्षेत्रफल कौन सी एक्सिस पर घेर रखा है, तो बताओ ये कौन सी है? एक्स एक्सिस पर। ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये अपने को ज्ञात करना है। एक तो वक्र इस तरीके से हो सकता है ना, यानी वो एक्स एक्सिस पर कोई क्षेत्रफल घेर रहा हो, या फिर दूसरा क्या टाइप वो कोई वक्र है, ये देखो ए बी कोई दूसरी टाइप है, वो कहाँ से कहाँ मतलब किस पे क्षेत्रफल घेर रही है? बताओ, बोलो ये वक्र किस पे क्षेत्रफल घेर रहा है? सर वाई एक्सिस पर। देखो ये वाई एक्सिस पर घेर रहा है और ये किस पे घेर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो ऐसे वक्रों का या किसी भी प्रकार के वक्रों का क्षेत्रफल इसकी सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बताओ ये फलन क्या है? y बराबर एफ एक्स। ठीक बात है, बिल्कुल y बराबर एफ एक्स एक फलन है। तो इस फलन द्वारा इस x एक्सिस पर घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैं कोई एक छोटी पट्टिका काट लेता हूं अपनी स्वेच्छा से कहीं पे भी। तो माना इस छोटी पट्टिका की चौड़ाई मैंने कितनी मान ली? dx। ठीक है, तो अब ये जो dx है ये कौन किसके ग्राफ से है? y से, है ना। तो इस dx का क्षेत्रफल में मान लिया dA, और फलन क्या है? y, है ना। तो इस dx का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? dA बराबर y dx, यानी ये पूरा y है, पूरा का पूरा ग्राफ है ये y, है ना। इस y ग्राफ का ये dx आकृति का या अपनी जो पट्टिका काटी उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? y इंटू dx। अब बात करते हैं सर ये तो बस इतनी सी पट्टिका का आया, है ना। अब हम समाकलन का अनुप्रयोग करके निश्चित समाकलन का बताओ। निश्चित समाकलन की सीमाएं होती है यहाँ से लेके वहां तक, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से x की दो वैल्यू कहाँ से ग्राफ शुरू हुआ और कहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ। तो देखो x बराबर a पर, यानी निम्न सीमा कितनी होगी? x बराबर a से लेके b तक। ये जो पट्टिकाएं हैं स्वेच्छा से काटी गई पट्टिका, वो a से लेके कहाँ तक जानी चाहिए? b तक, है ना। तो इसका अगर मैं समाकलन कर दूं, जो पट्टिका का क्षेत्रफल है उसका अगर मैं समाकलन कर दूं कहाँ से कहाँ तक? a से b तक,
डी ए। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल। तो ए है ना, इसको जिसको मैं ए से लिख सकता हूँ, तो इसका गया तो ए से बी तक किसका, वाई डी एक्स। ठीक है, तो अब ये जो बनाया गया अपने पास वक्र, इसका क्षेत्रफल ए मानू तो क्या आ गया, वाई ए से बी तक निम्न सीमा, जहां से ग्राफ है वहां से लेके अंतिम पॉइंट तक ए से बी तक, और वाई डी एक्स है ना। ये तो आ गया इस वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ क्या है, x बराबर यानी फलन क्या है, x बराबर जी वाई है ना। x फलन है, y पे डिपेंड है, तो बताओ x बराबर, तो इस यहाँ पे जो मैं अगर कोई पट्टिका काटूंगा तो बताओ उस पट्टिका की लंबाई क्या होगी, dy है ना। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, dA बराबर x dy है ना। तो यहां से मैं dA बराबर क्या आया, x dy, किसका क्षेत्रफल, केवल पट्टिका का। अब वो पट्टिका कहां से लेके कहां तक ले जानी है अपने को, ये देखो, ये कोई बिंदु मान लिया मैंने, ये y बराबर c से लेके y बराबर d तक। ठीक है, तो बोलो इसका समाकलन कर दो, कहां से कहां तक, c से d तक, ये कर दिया c से d तक। तो ये इस पट्टिका का क्या आ गया, क्षेत्रफल, कहां से कहां तक, c से d तक, x dy। तो इस प्रकार ये इसका क्षेत्रफल। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। अब ये तो बात हुई कि ऐसे आए, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। वो तो बहुत ही आसान है, उससे हम तुरंत किसी भी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात क्या है कि अगर कोई भी क्षेत्रफल एक्स एक्सिस पर बन रहा हो, कोई फलन का क्षेत्रफल एक्स एक्सिस पर बन रहा हो, देखो ये, या आप ऐसा मानो इसकी छाया है ये यहाँ तक है ना, उसी प्रकार मानो अगर वो एक्स एक्सिस पर बन रहा हो तो उसका समाकलन होता है, लिमिट तो जहां से शुरू होता है वहां से लेके अंतिम पॉइंट तक क्या होता है, वाई डी एक्स। अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा तो उसका क्षेत्रफल लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। अगर वह क्षेत्र वाई एक्सिस पे बन रहा हो, किस पे बन रहा हो, वाई एक्सिस पे, तो फलन कौन होता है, एक्स। तो बताओ क्या आएगा, उसका क्षेत्रफल आएगा एक्स डी वाई। ध्यान रखना, अगर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो वाई डी एक्स, और वाई एक्सिस पे बन रहा हो तो एक्स डी वाई। बस इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। अब मैं आपको कुछ ग्राफ जो फिक्स होते हैं उन ग्राफ का अध्ययन करवाता हूँ। वो कौन सी एक्सिस पे है, अपने को पूछेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम किसकी सहायता से करेंगे, निश्चित समाकलन की सहायता से। तो देखो, निश्चित एक समाकलन का एक बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग हो गया किसी भी प्रकार के ग्राफ का क्षेत्रफलन की गणना करना, है ना। समाकलन यानी उसको जोड़ के, उस क्षेत्रफल को जोड़ के अपने को बता देता है यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्षेत्रफल इतना आएगा। तो वही अनुप्रयोग किसका है, निश्चित समाकलन का। तो आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में क्षेत्रकलन। तो बताओ, अगर क्षेत्रफल x एक्सिस पे हो तो किसका होगा, y dx, यानी y फलन का dx के सापेक्ष समाकलन, कहां से कहां तक, सीमा a से b तक। वैसे यहाँ पे भी कोई सीमा ए से बी हो सकती है, 3 से 5 हो सकती है, 5 से 7, कुछ भी हो सकती है, वो तो हम ग्राफ की सहायता से सीखेंगे। अगर क्षेत्रफल कहाँ पे बन रहा हो, वाई एक्सिस पे, तो बताओ समाकलन या फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। अगर वाई एक्सिस पे हो तो क्या, एक्स डी वाई, एक्स फलन का वाई के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ है सरल रेखा। सरल रेखा का समीकरण आप जानते ही होंगे, x और y में एक घात में अगर कोई भी समीकरण है तो उसके से क्या बनेगी, सरल रेखा। अब देखो सरल रेखा का कोई भी है, मान लो ax प्लस कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसका सबसे पहले हम इस रूप में लाएंगे। 11th क्लास में ये रूप मैंने अच्छे से बताया है। बोलो, ये सरल रेखा का कौन सा रूप है, अंतःखंड रूप। कौन सा है,
अंतःखंड रूप। अगर हमारे पास सरल रेखा का अंतःखंड रूप हो ना, तो बड़ी आसानी से सरल रेखा का ग्राफ खींचा जा सकता है। जैसे देखो, ये मैंने क्या लिख लिया, अंतःखंड रूप लिख लिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक x के बट्टा में कुछ, y के बट्टा में कुछ। अब ये x के बट्टा में a है, ये क्या है, x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, और y बट्टा b है, ये b है, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो बताओ x एक्सिस पर कहाँ पे काटता है, ये रहा a0 पर, ठीक है। y एक्सिस पर, सॉरी, x का मान क्या होगा यहाँ पे, हाँ a0 पर, ठीक है। और y एक्सिस पर कहाँ पे काट रहा है, 0 b पर, y का मान कितना है, b, है ना। अब ये जो अब काट रहा है, अब अपने को पता चल गया कि यहाँ पे वो रेखा यहाँ काटेगी, यहाँ पे ये यहाँ पे काटेगी। अब ये सरल रेखा है, तो इनकी सहायता से हम अगर यहाँ मिलाना चाहें तो ये क्या बन गई, उस सरल रेखा का समीकरण, उस सरल रेखा का ग्राफ जिसका समीकरण क्या हो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार दूसरा अध्ययन करते हैं वर्त। वर्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे वर्त का समीकरण, अब ये देखो बहुत ही अच्छी बात है, ये किस प्रकार के वर्त का समीकरण है, y और x, जो इस प्रश्नावली में आपको काम आएंगे, वो महत्वपूर्ण ग्राफ आपको बता रहा हूँ। यानी एक ऐसे वर्त का समीकरण, वर्त का समीकरण x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे a क्या है, वर्त की त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या। तो ये a त्रिज्या वाला वर्त है जिसका केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसका केंद्र क्या है, 0 0, जिसका केंद्र कहां पर स्थित है, 0 0 पर। यानी 0 0 केंद्र मानकर, मूल बिंदु को केंद्र मानकर ए त्रिज्या वाला एक वर्त खींचिए। तो माना यहाँ ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, चारों तरफ ए से घूमेगा। तो बोलो ये जो वर्त बनेगा, ये किस प्रकार के वर्त का ग्राफ है, बताओ किस प्रकार का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी ये त्रिज्या कितनी होगी, ए होगी। तो यहाँ का अगर आपको बिंदु लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, a0, और यहाँ का बोलो 0 a। अब यहाँ का कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ x एक्सिस क्या है, ऋणात्मक, तो बोलो यहाँ क्या होगा, -a0, और नीचे बोलो y एक्सिस पे 0 -a, ठीक है। ये सारे बिंदु हो गए, और मूल बिंदु क्या, 0 0। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई वर्त का समीकरण ग्राफ बनाना पड़ जाए जिसकी अपने पास त्रिज्या हो, तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो 2 ग्राफ हो गए, चलो नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। तो अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, परवलय। परवलय का ग्राफ बनाना। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आप अपनी कॉपी में बना के देखना। वो जो अपन 10th क्लास में जैसे बनाते थे ना, x और y ऐसे इस प्रकार से, x का मान कुछ भी रखो y का प्राप्त हो जाएगा, फिर x का मान कुछ और रखो y का प्राप्त हो जाएगा, फिर x का ऐसे 3 या 4 बिंदु रख के, और ये इसका आप ग्राफ बना के देखना किस प्रकार से प्राप्त होता है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका किस प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। थोड़े सा याद रखने की बात भी बताऊंगा यहाँ पे। बोलो परवलय क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी y स्क्वायर इक्वल टू, y स्क्वायर है तो मतलब ये जो परवलय बनेगा वो x एक्सिस की तरफ खुलेगा, उसका मुंह। तो बताओ ये x एक्सिस पर किस दिशा में, बोलो धनात्मक दिशा है। तो यहाँ बोलो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax। तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, जिसका शीर्ष कहाँ पे होगा, 0 0 पे, ठीक है। यानी जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, यानी x के धनात्मक हो, तो इसका जो मुंह है वो x की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और होती है। एक तो होता है इसका शीर्ष, जिसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, जिस यहाँ पे इस परवलय का शीर्ष क्या है, 0 0, और एक होती है नाभि, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और नाभि यानी यहाँ पे 4ax है, तो इसकी नाभि होती है a0, यानी ये बिंदु क्या है, a0। परवलय की नाभि कितनी होगी,
a0। कब? जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जैसे देखो मेरे पास एक और दूसरा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है ना। तो इस परवलय की नाभि बताओ क्या होगी। इसको 4x के बराबर रख दो, 4ax इज इक्वल टू 16x, x गया, a का मान निकाल लो, 16/4, a बराबर कितना 4। तो बोलो इसकी नाभि क्या हो जाएगी, 4 0। बस सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से हम परवलय की नाभि निकाल सकते हैं। तो ये किस प्रकार का परवलय का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर ये ऋणात्मक हो x का मान, तो बोलो मुंह किस तरफ खुलेगा, x की ऋणात्मक दिशा में। जैसे ये देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस प्रकार का परवलय कैसे खुलेगा, आपको ध्यान में रखने की बात। बोलो इसका पहली बात तो ये कि शीर्ष क्या होगा, 0 0, है ना। तो वाई एक्स क्या है, माइनस, तो इसका मुंह किसकी तरफ खुलेगा, ऋणात्मक दिशा की ओर। वैसे आप अपनी कॉपी में बना के देखना। और इसका शीर्ष क्या होगा, 0 0, और इसकी नाभि क्या होगी, -a0। इसको क्या बोलते हैं, नाभि। इस परवलय की नाभि ये हो गई नाभि a -a0। अगर x धनात्मक हो तो परवलय किसकी तरफ खुलेगा, धनात्मक दिशा की तरफ। अगर x ऋणात्मक हो तो परवलय किसकी तरफ खुलेगा, x की ऋणात्मक दिशा की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे आप कोई भी परवलय दिया हो तो उसकी नाभि ज्ञात कर सकते हो इस तरीके से। वैसे 11th क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है। तो देखो ये रहा नेक्स्ट। यहाँ पे केवल मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, जनरल बस ग्राफ जो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बाकी आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, जो अपन ने पहले काफ़ी बार सीखा है। तो ये देखो, वैसे यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे कोई सारणी बना के। एक बार एक ग्राफ को जरूर बना के देखना कि वास्तव में ऐसी आकृति आती है क्या। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बोलो यहाँ पे क्या है, 4ay। वाई धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो परवलय वाई की तरफ खुलेगा और धनात्मक दिशा की ओर खुलेगा, जिसका शीर्ष क्या होगा, 0 0। तो बोलो ये रहा, ये रहा, ये परवलय। ठीक है। वाई की धनात्मक दिशा की तरफ खुल गया और यहाँ पे ये इसका शीर्ष हो गया, और शीर्ष क्या है, 0 0। ये इसकी कोई नाभि, बोलो नाभि कितनी होगी, बोलो बताओ। यहाँ पे a0 नहीं, क्या होगी, 0a, क्योंकि यहाँ पे x एक्स का मान कितना है, 0। वाई एक्सिस पे x एक्स का मान 0 और x एक्सिस पे y का मान 0। ठीक है। तो ये होगी नाभि। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो तो y क्या है, ऋणात्मक। तो परवलय किस दिशा में खुलेगा, y की ऋणात्मक दिशा में। तो बताओ ये रहा परवलय, ये x एक्सिस और ये y की ऋणात्मक दिशा, ये y डैश। तो परवलय किसकी तरफ खुलेगा, ऋणात्मक दिशा में, जिसका शीर्ष क्या होगा, 0 0। तो ये परवलय वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जिसकी नाभि क्या होगी, 0 -a, शीर्ष 0 0। ठीक है। तो ये हुई अपने 4 प्रकार के परवलय की, जो सामान्य आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। बाकी ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए, अगर नहीं आता है तो अलग से पूछना, फिर से मैं ग्राफ बनाने सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे केवल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी समीकरण दिखे आपको और उसकी पिक्चर अपने आप दिमाग में बन जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है। तो ये पढ़ा अपन ने परवलय। अब देखो बताता हूँ दीर्घवृत्त। वर्त क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर का भाग दूं तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी एक्स एक्सिस पे भी वो ए पे काटता है, वाई एक्सिस पे भी वो ए पे काटता है, यानी त्रिज्या समान है, तो इसलिए ये क्या होता है, वर्त। अब बात करते हैं दीर्घवृत्त की। तो ये जो दीर्घवृत्त यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी एक्स एक्सिस पे या इस प्रकार से अगर कोई परवलय है तो उसकी तस्वीर कैसे बनती है देखना।
एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है वो, ए स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट करो, बोलो क्या प्राप्त हुआ, ए। यानी एक्स एक्सिस पे तो वो किस बिंदु पे काट रहा है, ए पे काट रहा है, तो इसका ये बिंदु क्या हो गया, A0। तो एक्स एक्सिस पे इधर पे भी ए पे काटेगा, लेकिन ऋणात्मक दिशा है इसलिए ये क्या आएगा, -A0। ठीक है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो बोलो वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, बी पे, तो वाई एक्सिस पे 0 B, और नीचे भी वहीं काटेगा, तो बोलो ये क्या हो गया, 0 -B। ठीक है। अब ये दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनेगा, ये बन गया दीर्घवृत्त, है ना। ये थोड़ा सा चपटा वर्त है ना, वो थोड़ा चपटा है। एक्स एक्सिस पे तो काटा ए पर और वाई एक्सिस पे काटा बी पर। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ, उदाहरण x² / 16 + y² / 9 = 1। तो बताओ यहाँ 16 का अंडर रूट बोलो कितना, 4, और 9 का अंडर रूट कितना, 3। यानी एक्स एक्सिस पे तो काटेगा 4 पर। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 ये माइनस के हैं, -1 2 -3 -1 -2 -3 -4। तो बोलो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, 4 पे, तो ये रहा 4, यहाँ तक जाएगा तो ये हो गया 4 0। ठीक है, तो इधर कहाँ तक जाएगा, -4 0 तक। ठीक है, और y एक्सिस पे कितने पे काट रहा है, 3 पे, तो ये देखो 3 पे, तो यहाँ आ गया 0 3 और नीचे 0 -3। तो ये दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनेगा, ये बन गया दीर्घवृत्त, है ना। तो ऐसे अपने को डायरेक्ट पिक्चर अगर बनानी हो तो ये ध्यान में रखना, x² / a² + y² / b² = 1 हो तो ये किसका ग्राफ है, दीर्घवृत्त का, जो इस प्रकार से बनेगा। तो देखो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1। किस प्रकार से प्रश्न होगा, कैसे करना होगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ और बताना चाहता हूँ। अगर x बराबर कोई कांस्टेंट a हो तो ग्राफ क्या आएगा, x का मान कितना है, x बराबर कांस्टेंट कोई राशि हो तो ऐसा ग्राफ y एक्सिस के समांतर होता है, y बराबर b हो तो ऐसा ग्राफ x एक्सिस के समांतर होता है। तो बोलो x बराबर a, x का मान a, तो ऐसा ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये x बराबर a का ग्राफ होता है ना। तो ऐसे ही y बराबर b हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये कोई बिंदु b है ना, मान लो 0 B, तो ऐसे y एक्सिस के x एक्सिस के समांतर, x एक्सिस के समांतर ग्राफ हो तो क्या y = b, x एक्सिस के y एक्सिस के समांतर हो तो x = a, कुछ भी हो जाए। तो देखो प्रश्न क्या है, परवलय y² = 4ax। अपने को देखते ही पता चल गया क्योंकि अपन ने परवलय का अध्ययन किया है। तो बोलो ऐसा परवलय किस प्रकार से बनेगा, x एक्सिस की तरफ खुलेगा, बोल दिया सर। ठीक है, अब इसकी तो आप नाभि भी जानते हो, बोलो नाभि क्या होती है इसकी, ये तो शीर्ष हो गया 0 0। कितना आसान हो गया, आप देखो y² = 4ax, ये हो गई सर इसकी नाभि। नाभि क्या हो गई बताओ, A0। सीधी सीधी बात है। देखते ही अपन ने इसका ग्राफ बना लिया, तथा उसके नाभिलंब, नाभिलंब क्या होगा, जो नाभि से गुजरने वाला लंब, तो बोलो ये रहा नाभिलंब। ठीक है, ये बताओ ये क्या है, x बराबर a, ये तो ग्राफ है, x बराबर a, ये हो गया नाभिलंब, है ना। नाभि से खींचा गया लंब x एक्सिस तरफ हो तो x एक्सिस पर, y एक्सिस की तरफ हो तो y एक्सिस पर, ये हो गया, इसे कहते हैं नाभिलंब। ठीक है, उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये तो है परवलय, ठीक है, और ये तो परवलय तथा उसके नाभिलंब, और इसमें परिबद्ध क्षेत्र यानी इससे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये क्षेत्रफल, ये देखो ये तो परवलय है और ये नाभिलंब है, इस क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देखना, बोलो ये ग्राफ हमने बना लिया। दूसरा हम ये भी देख पा रहे हैं सर ये कौन सी एक्सिस पे क्षेत्रफल है, बताओ कौन सी एक्सिस पे है,
एक्स एक्सिस पे, तो बोलो क्या आएगा, वाई डी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा, वही बात ध्यान में रखना। तो देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है, देखो अब ये ग्राफ, ये तो है ऊपर की ओर, ये रहा इस ग्राफ की वजह से, और ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके ए तक, ये तो धनात्मक दिशा में, और ऐसा का ऐसा कहाँ पे बना है, ऋणात्मक दिशा में। तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्षेत्रफल है तो एक तरफ का निकाल लें और उसमें उसको 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। जैसे मैं कोई आकृति बनाऊं, इसको ए बी सी डी, तो बोलो आकृति ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, बोलो क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आकृति ए बी सी ए का क्षेत्रफल गुणा 2, यानी इस ऊपर वाली का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दूं तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात है, तो बोलो 2 गुणा आकृति इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो अपने पास पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, तो बोलो हम इसे लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी पूछा गया क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। पहले ग्राफ वो फलन जरूर लिखें, बोलो फलन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक बात है, तो बोलो ये अभीष्ट क्षेत्रफल 2 गुना कौन सी आकृति का, ए बी सी। ये अब ये बताओ ए बी सी किस ग्राफ से बना हुआ है, इस ग्राफ से। बोलो ये किसकी रेखा है, परवलय की। किस पे है, किस पे है पहले तो ये बताओ, एक्स एक्सिस पे, तो बोलो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से यहाँ क्या है a तक y dx, बस 0 से a तक y dx। अब ये y ग्राफ है या ये y फलन है, इसका ग्राफ किस से है, या ये y फलन कौन सा है, तो बोलो यहाँ से y का मान ज्ञात कर लो। बोलो y इज इक्वल टू क्या, √4ay, तो ये हो गया 2√a इंटू √y। बोलो ये y का मान, सॉरी √x, तो ये आ गया 2√x, 2√a√x। ठीक है, ये y का मान आ गया, तो यहाँ पे y का मान रख दो, 2 गुना कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। y का मान क्या है, 2√a इंटू √x का dx। अब इसका समाकलन है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये तो कांस्टेंट कॉमन ले लो, 2 गुना 2 4√a। ठीक है, फिर √x का समाकलन, x की घात 1/2 का समाकलन क्या होता है, किसी को याद है, x की घात 3/2 बट्टा x 3/2, कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट रख दो, 0 से a तक है। ठीक है, तो बोलो ये, तो चलो आगे देखते हैं क्या, ये स्टेप यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बोलो क्षेत्रफल a बराबर क्या आ रहा है, 4√a, ये तो होगा, लिमिट रख दो a और 0 है ना, 3/2, ये 3/2 है, तो इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट है तो 2/3, इसको तो बाहर लिख ही दो पहले से। ठीक है, अब x की घात 3/2 यानी a की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, 0 ही होता है। तो बोलो ये क्या आ गया, 4 गुना 4 दूनी 8 बट्टा 3 √a गुना a की घात 3/2, √a इसका मान भी क्या होता है, घात 1/2। अब एक आधार समान है तो घाते गुणा में जुड़ जाती हैं, तो बोलो ये क्या आ गया, 8/3 a की घात 3/2 में 1/2 जोड़ो, 1.5 में आधा जोड़ो तो 2 हो गया, a²। ये प्राप्त क्या हो गया, इसका पूरे का क्षेत्रफल, क्यों पहले से अपने 2 गुना कर दिया, इसका निकाला उसको 2 गुना कर दिया, यानी ये भी जुड़ गया अपने आप, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल के आगे क्या लगाओ, वर्ग इकाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आ गया अभीष्ट क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम समाकलन का उपयोग करके क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो एक प्रश्न उदाहरण के तौर पे एक और करवा देता हूँ, उससे और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब देखो बच्चों, ऐसा ही एक प्रश्न है आपकी किताब में चौथा, क्या है, y = 2√x।
ऐसा सर हमने ग्राफ ही नहीं देखा, तो बोलो y इक्वल टू 2√x, दोनों तरफ वर्क करने पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया कि नहीं बन गया परवले? बिल्कुल बन गया। अब वो आगे की बात है कि x बराबर 0 क्या होती है? y एक्सिस, तथा x बराबर 1 का हम ग्राफ खींचेंगे, है ना, उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले इसका आकृति बनाओ, बोलो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की तरफ खुलेगा, ये खुल गया, ठीक है, ये तो बन गया परवले। इसका शीर्ष कहाँ से? 0 से 0 अब इसकी अगर ना भी पूछे तो क्या आएगी? 1 0, क्या आएगी? 1 0, तो ये रही 1 0। 4x के बराबर क्या है? 4, तो a बराबर 1, तो ये आ गई 1 0। अब अपने को तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने को ये दे रखी है रेखाएं, क्या ये तो बना लिया y इक्वल टू 2√x, ठीक है। अब क्या बोला? x बराबर 0, ये रही x बराबर 0, y एक्सिस ही होती है x बराबर 0, तथा x बराबर 1 y एक्सिस के समांतर, चलो अच्छी बात है, नाभि से होकर जा रही है। x बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये पूरा क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? बिल्कुल पूछ रहा है। तो बताओ अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे आएगा? कौन सी एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, तो क्या आएगा? y dx। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। सर ये तो 0 से 1 निकालोगे तो आप इतना ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ये इतना ही आएगा, है ना। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो पूरा क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 2 गुना 0 से 1, y का मान यहाँ से रख दो, बोलो क्या है? 2√x का dx। अब समाकलन कर दो, 2 × 2 4, √x का समाकलन क्या होता है? x की पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। तो क्षेत्रफल एरिया किसके बराबर? ये 4 गुना कांस्टेंट है 2/3, लिमिट रख दो x की जगह 1, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। तो ये आ गया 4 दूनी 8/3, 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, ये एरिया आ गया। आगे क्या लिख दो? वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा क्षेत्रकलन। तो 2 प्रश्न मैंने करवाए हैं, दोनों ही परवलय पर हैं। बाकी के प्रश्न 11.1 में से आप करके देखना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूसरी क्लास में हम बता देंगे, लेकिन इसका अध्ययन अच्छे से करना, ग्राफ वाले जो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम करेंगे 11 की प्रश्नावली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।